हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका फिर से एक बार जिज्ञान को ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है तरुण। और आज से हम लोग यहाँ पे आईआईटी जेई के लिए जो हमारा मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसकी +1 के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यार, +1 के टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक दो जानकारियाँ दे दूँ। कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने 10th में जो अप्रोच रखी थी पढ़ने की, चाहे मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उस अप्रोच से +1 जो पढ़ना है थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, ज़्यादा ज़्यादा नहीं। अगर आपको आईआईटी में जाना है तो उसकी थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच है, ठीक है। आपका 10th में सिलेबस बहुत कम था, लिमिटेड सिलेबस था, वो जो कंसेप्ट थे वो भी लिमिटेड थे। 10 से +1 में जब आप आते हैं तो कंसेप्ट भी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, सिलेबस भी वास्ट हो जाता है 10th के कंपैरिजन में। वैसे ज़्यादा ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत सारे लोग हर साल आईआईटी निकालते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी तोप नहीं है आईआईटी। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, अगर आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की, तो मैं बोल सकता हूँ कि आपको दिक्कत हो सकती है आईआईटी क्रैक करने में। तो आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप आराम से क्रैक कर सकते हैं मैथ्स के मामले में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। तो हमारा जो +1 का जो सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हम लोग थोड़ा बहुत 10th का रिवाइज करते हैं और जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारी पूरी आगे मैथ्स में काम आएगी उनको पढ़ते हैं फंडामेंटल मैथमेटिक्स में। तो हम लोग सबसे पहले जो है उस सेट स्टार्ट करेंगे। तो सेट्स बेसिकली, सेट होता क्या है? सेट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें बेटा दो चीज़ ध्यान रखने लायक हैं। पहली वेल डिफाइंड, और दूसरी क्या है? डिस्टिंक्ट। वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब सबको पता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होनी चाहिए सारी चीज़ें। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लिखेंगे एक सेट के अंदर वो सारी अलग अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए वही बताता हूँ। और एक वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, देखो ये इंपॉर्टेंट टर्म है समझने के लिए। वेल डिफाइंड मतलब अगर मैं किसी क्लास में जाके हर बच्चे से पूछूं कि बेटा अपने 3 बेस्ट क्रिकेटर्स के नाम बताओ जो आपको सबसे अच्छे लगते हो, 3, तो यार हर बच्चा अलग अलग बताएगा। हर बच्चा अलग अलग बताएगा। अगर मैं उसको एक सेट बना के लिख दूं तो वो सेट तो डिफाइंड ही नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि सेट तो मैं एक ही बनाऊंगा, उसमें एलिमेंट्स तो बहुत सारे आ जाएंगे ना। एलिमेंट्स तो मतलब हर बार उस सेट के एलिमेंट्स अलग अलग आएंगे, एक बच्चा कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा। तो वो एक वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे ढंग से, हर बार उसका आंसर अलग अलग आ रहा है। तो वो नहीं होना चाहिए मेरे पास, जो है वेल डिफाइंड एक जो एलिमेंट्स होने चाहिए उसको ही हम लोग सेट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो कि वीक के 7 डेज जो हैं, अगर उनका सेट बनाऊँ मैं, सेट ऑफ ऑल डेज ऑफ ए वीक, तो वो क्या है भाई? डिफाइंड है। क्यों क्यों डिफाइंड है? क्योंकि यार किसी से भी जाके पूछो आप, वो सब लोग उन्हीं 7 दिनों के नाम लेंगे, मंडे से लेके संडे तक, ठीक है। सब लोग सेम नाम लेंगे, तो वो डिफाइंड है। सब जितने भी लोगों से पूछोगे आप लोग, तो सब लोग वही बताएंगे। तो मतलब प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, याद रखिए। सेट को जब हम लोग लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि जब हम रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, मतलब एक तरीका होता है सेट को लिखने का, उस तरीके में जब लिखते हैं तो एक एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लिखते हैं, हम रिपीट नहीं करते हैं, कभी 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 भी रिपीट नहीं करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो सेट ऑफ 7 डेज ऑफ वीक, बेटा ये क्या है? ये क्या है? ये एक सेट है। क्यों है? क्योंकि मेरे को पता है, मैं किसी से पूछूंगा, मान लो इस सेट को अगर मैं एस बोलता हूँ, मैं किसी से पूछता हूँ तो सब लोग आंसर क्या देंगे? आंसर सब लोग सेम देंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन सैटरडे एंड देन संडे। सब लोग सेम आंसर देंगे। ये इसलिए वेल डिफाइंड है। तो ये एक सेट हुआ। बेटा जो ये मैंने जिस तरीके से लिखा है, जिस तरीके से मैंने लिखा है, ये एक तरीका होता है सेट को लिखने का। कि करली ब्रेसिस के अंदर डाल दो एलिमेंट्स को, कोई भी एलिमेंट्स को करली ब्रेसिस के अंदर डाल दो और कोमा से सेपरेट कर दो। ये वो एक तरीका होता है सेट को लिखने का। इससे इससे आगे वाले स्लाइड में हम लोग उसको ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर मैं दूसरा जो एग्जाम्पल है अगर मैं उसको देखूं, तो दूसरा एग्जाम्पल मेरे पास क्या बोलेगा कि कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स। कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स, तो बेटा हर बच्चे का अलग अलग आंसर होगा इसमें। तो क्या ये एक सेट होगा? क्या एक सेट होगा? बिग रेड नो, ये एक सेट नहीं होगा। याद रखिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए। एक सेट को सेट होने के लिए वेल डिफाइंड होना बहुत जरूरी है कि उसके एलिमेंट्स जो हैं वो वेल अच्छे तरीके से डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हैं या नहीं है, ठीक है। अब देखो, सेट को लिखने के तरीके देखते हैं हम लोग। पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन दिस फॉर्मेट हम लोग क्या करते हैं कि वी सिंपली राइट द एलिमेंट्स एंड सेपरेट देम बाय यूजिंग कोमास। मतलब
हियर वी राइट एलिमेंट्स, और या फिर हम बोल सकते हैं कि वी लिस्ट द एलिमेंट्स इन करली ब्रेसेस, या फिर ब्रैकेट्स बोल सकते हैं, सेपरेटेड बाय कोमास। ये बड़ा ही बेसिक तरीका है सेट को लिखने का बेटा, बेसिक तरीका है सेट को लिखने का कि हर सेट ऐसा ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के नाम पे लूँ तो मैंने ये लिखा हुआ है, या फिर एग्जाम्पल के नाम पे दूसरा लिखूँ तो 1 2 3 4, और दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो मैं, मान लो ये सेट ए है मेरे पास, दूसरा एग्जाम्पल लूँ एक मैं सेट का बी, तो बी ये मेरे पास हो गया ए एक्स सी। मतलब एलिमेंट्स को लिखूंगा मैं करली ब्रेसेस के अंदर लिख दूंगा, और बस कोमा से अलग अलग करके लिख दूंगा। अलग अलग क्यों करते हैं, कोमा क्यों लगाते हैं? लोग बोल देंगे सर कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत है, कोमा लगा ले। क्यों? देखो बेटा, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 2 3 एंड 4, और मैं अगर दोबारा लिखूं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, अगर मैं कोमा नहीं लगाऊंगा, बाई चांस मैंने इसमें कोमा नहीं लगाया, तो एक बच्चा आगे पढ़ेगा कि सर ये तो 1224 है, एक बच्चा आगे पढ़ेगा सर ये तो 1 और 234 है, इसको बच्चा आगे पढ़ लेगा सर 12 एंड 34 है। ठीक है, हालांकि सही मैं अलग अलग इसमें 4 एलिमेंट लिख रहा हूँ, तो इन एलिमेंट्स को अलग अलग करने के लिए मेरे को कोमा से सेपरेट करने पड़ेंगे। आई बात समझ में? अब एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, नोट क्या बोलता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वाइल राइटिंग द सेट इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट इज जनरली नोट रिपीटेड। नोट रिपीटेड एलिमेंट जो है बेटा वो रिपीट नहीं होना चाहिए कभी भी। जब भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में, मतलब जर्नल फॉर्म में जब भी हम लोग सेट को लिखते हैं, तो जो एलिमेंट होता है वो कभी भी रिपीट नहीं होता है। एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक वर्ड है असेसमेंट, असेसमेंट एक वर्ड है, अगर इसमें जो भी लेटर्स हैं मैं उनका सेट बनाऊं, उसमें जो भी लेटर्स मैं उनका सेट बनाऊं, द सेट ऑफ लेटर्स ऑफ वर्ड असेसमेंट, तो अब इसमें क्या क्या वर्ड है? देखो, पहला वर्ड है ए, दूसरा है, सॉरी पहला लेटर ए है, दूसरा लेटर एस है, तीसरा भी एस है, देन ई, देन एस एंड देन एम, देन ई, देन एन एंड टी। ये मेरे पास सारे लेटर्स हैं इस वर्ड में। लेकिन अगर मेरे को इनका सेट बनाना है तो मैंने क्या बताया कि रिपीट नहीं करेंगे, तो सेट क्या लिखेंगे? ए एस ई एम एन एंड टी। ये मेरे पास सेट बन गया किसका? असेसमेंट के लेटर्स का। आई बात समझ में? कोई भी जो एलिमेंट है या फिर कोई भी जो लेटर है वो मैंने रिपीट नहीं किया है, और आपने भी नहीं करना है। ठीक है, अब अगला मेरे पास जो फॉर्म होती है सेट बिल्डर फॉर्म। तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो बेसिकली पहेली में बात करता है। पहेली में बात करता है मतलब आपको बताएगा ही नहीं सीधा सीधा कि कौन से एलिमेंट्स है सेट में आपके में। वो आपको बताएगा ही नहीं कि आपके सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ये आपको एक पहेली दे देगा, या फिर जिसको हम प्रॉपर्टी या रूल बोल देते हैं इंग्लिश की भाषा में। ये आपको रूल या प्रॉपर्टी दे देगा, एक किलो इससे निकालो अब तुम्हारे जो जो एलिमेंट हैं वो तुम देखो, ये प्रॉपर्टी देखेगी। तो बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द एलिमेंट्स इन फॉर्म ऑफ ए प्रॉपर्टी और ए रूल। एक रूल या एक प्रॉपर्टी से ही ये क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। आई बात समझ में? अब बोलो सर रूल या प्रॉपर्टी मतलब कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा? चलो वो हम लोग देखते हैं अभी। कलर, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। वो हम लोग देखते हैं अभी। देखो, अब इसको लिखने का तरीका ये होता है, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, दोबारा लेता हूँ कि एक सेट ए है, यहाँ उसको मैं पी ऑफ एक्स ये लिख देता हूँ। अब देखो इसका मतलब क्या है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये है ए, मतलब सेट। हम सेट को जनरली जो है वो कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं हर जगह, ए बी सी डी एफ टू एक्स वाई जेड, कैपिटल लेटर्स से यूजुअली कर देते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपका किसी से भी कर सकते हैं, बट हम लोग जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं सेट को। सेट में एक एलिमेंट है एक्स, सेट में एक एलिमेंट है एक्स जो कि वेरिएबल है, और उस वो एक्स किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? वो कंडीशन ये होगी बेटा, पी ऑफ एक्स, मतलब इसकी प्रॉपर्टी है, इसका रूल, इसकी प्रॉपर्टी है, इसका रूल। वो x किस कंडीशन को, किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके निकलेगा, वो प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ लिखी होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सेट है a सच दैट एक्स स्क्वायर एंड x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो देखो
क्या आपको लिखा हुआ दिख रहा है? मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है एक सेट ए है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, उसके एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, उसकी ये प्रॉपर्टी दे दी मैंने, ये रही कि मेरे पास ए में एलिमेंट्स हैं कौन से, एक्स स्क्वायर एक एलिमेंट है मेरे पास, ए में एक्स स्क्वायर एक एलिमेंट है, जहाँ वेरिएबल क्या है मेरे पास, एक्स है, एलिमेंट क्या है, एक्स स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा वेरिएबल और एलिमेंट जरूरी नहीं है हर बार सेम हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। तो यहाँ मेरे पास वेरिएबल क्या है, एक्स, एलिमेंट क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर बनेगा। अब एक्स पे क्या क्या पाबंदी, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए वो देखो। एक्स जो है एक तो 2 से छोटा है, 2 के बराबर होना चाहिए, एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 2। दूसरी बात क्या है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यार 2 से छोटे या 2 के बराबर नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, मतलब एक्स क्या बनेगा यहाँ पे, 1 बनेगा और 2 बनेगा। एक्स तो ये बनेगा, मिलेगा मेरे को, एक्स की वैल्यू 1 या 2 मिलेगी मेरे को। अब एक्स की वैल्यू अगर 1 और 2 है तो मेरे को चाहिए क्या, मेरे को एक्स स्क्वायर चाहिए। एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 और 4। अरे मिलेगा। तो मतलब ये मेरा एलिमेंट था, इसकी वैल्यू 1 और 4 आई है, तो मेरे पास सेट क्या है मिलेगा मेरे पास, 1 और 4। पूरे सेट में 2 एलिमेंट्स आएंगे, कौन कौन से, 1 और 4। तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, 1 और 4 को। आई बात समझ में? हमने सेट बिल्डर से, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, हमने सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इस सेट को। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कभी सेट बिल्डर से रोस्टर में लिख देंगे, कभी रोस्टर से सेट बिल्डर में लिख देंगे। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल है कि एक्सप्रेस एक सेट ए है हमारे पास, सॉरी ये एक्स 3x नहीं है, दिस इज एक्स क्यूब। एक सेट ए है मेरे पास जिसमें एलिमेंट जो इसका क्या है, एक्स क्यूब एलिमेंट है उसका। ध्यान दीजिए बेटा, एक्स क्यूब एलिमेंट है, एक्स वेरिएबल है और एक्स क्यूब एलिमेंट है इसका, लिख दो। एलिमेंट क्या है, एक्स क्यूब। अगर एक सेट है इसका एक्स क्यूब एलिमेंट है, एक्स इसमें वेरिएबल है, और वो एक्स कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, एक्स एक तो लेस देन 5 होना चाहिए, दूसरा एक्स इज ए होल नंबर, एक्स जो है वो एक होल नंबर होना चाहिए। अब 5 से छोटे होल नंबर कौन कौन से हैं बेटा, 5 से छोटे होल नंबर कौन कौन से हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब मेरे को एक्स की वैल्यू पता लगी, अब मैं निकालूंगा किसकी, एलिमेंट्स की वैल्यू, मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू। 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64। ये मेरे को जो मिले हैं, ये मेरे को जो मेरे सेट के जो है एलिमेंट्स मिल गए। तो मैं सेट को अब कैसे लिख दूंगा, मेरे को एलिमेंट्स तो मिल गए हैं, कौन कौन से होंगे, 0, 1, 8, 27 एंड देन 64। मेरे पास ये एलिमेंट होंगे सेट में, तो बस ये आंसर आएगा इसका, यही आंसर आएगा। हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म को। उसने हमें प्रॉपर्टी दी है एक, उसने हमें एक प्रॉपर्टी दी, कौन सी, एक्स क्यूब। अब उसने सीधा बताया नहीं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, हमने उस प्रॉपर्टी से और आगे दी हुई कंडीशन से, रेस्ट्रिक्शन से हमने पता लगाया कि हमारे पास ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। उसने बस एक एलिमेंट दिया था जनरल, क्या, एक्स क्यूब एलिमेंट दिया था उसने जनरली बस। उसके बाद उसने एक्स पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, एक्स पे कंडीशन लगाई, और हमने उससे क्या क्या किया, हमने उससे अपना आंसर निकाला। आई बात समझ में, कैसे रोस्टर से सेट बिल्डर में और सेट बिल्डर से रोस्टर में बनाते हैं। अब देखो एक एग्जांपल ये करके देखो, इसमें क्या है, उसने हमें रोस्टर फॉर्म में दिया है, उसने हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है एक एग्जांपल, एक सेट दिया है बी, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, देखो 2 एंड देन 5 देन 10 17 एंड 26। उसने हमें ये दिया है, बोला है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। अब बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए भाई, कि ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी लगा के, ये प्रॉपर्टी लगा के मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूंगा। अब इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले क्या करना है, एक प्रॉपर्टी निकालनी पड़ेगी इनको देख के, कि ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं मेरे, ये कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखो अब देखने से पता लग रहा है, इसको मैं 1 स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, इसको मैं 2 स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, इसको मैं 3 स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, इसको मैं 4 स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं, और इसको मैं 5 स्क्वायर प्लस 1 लिख दूं। तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी मिल गई क्या, प्रॉपर्टी जनरल करूं तो इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रॉपर्टी आ गई मेरे पास। लेकिन मेरे को एक्स पे कंडीशन भी लगानी है। अब यहाँ तो बोल दो कि एक्स की वैल्यू 100 हो गई, ऐसा नहीं है ना, एक्स के में मेरे को रेस्ट्रिक्शन लगाना है। तो रेस्ट्रिक्शन क्या है, कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 5। या फिर मैं बोल दूं एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन 6। अब देखो एक्स लेस देन 6, एक्स लेस देन 6 हो गया मेरे पास, इसका मतलब क्या है कि 6 नहीं हो सकता एक्स, और 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, 5, मतलब 5 हो सकता है, 1 से लेके 5 तक हो जाएगा। अब ले एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी सेम है कि एक्स जो है मेरा 1 से शुरू होगा और 5 तक आ सकता है, 5 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसने इक्वल्स टू लगाया हुआ है। आई बात समझ में? तो अगर मैं इसको सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, x² + 1, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड आगे बताओ
x लेस देन इक्वल्स टू 5, या फिर बोलूँगा इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, x लेस देन 6। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया इसको। रे आई बात समझ में? ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया इसको। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट। तो टाइप्स ऑफ सेट वगैरह हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो